एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि हमारे चैनल के क्रैश कोर्स सीरीज़ के नोट्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से बाय कर सकते हैं। लिंक को क्लिक करने पर ही आपको सैंपल भी मिल जाएंगे और इन नोट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अगर आपको कोई कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते कुछ समझ नहीं आता तो आप उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिंक भी आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम उस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दबे कुचले लोगों के लिए काम किया, उनकी आवाज़ बने, खुद भी पीड़ा से ही अनटचेबल होने का मतलब क्या होता है। और जब ये पीड़ा बर्दाश्त की हद से बाहर निकल गई तो उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि जिस धर्म में मेरे लिए जगह नहीं है वो धर्म में मैं रहूँगा ही नहीं। उन्होंने बड़ी सभा में ये ऐलान कर दिया कि आई वुड नॉट डाई एज हिंदू, मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया था। मनुस्मृति को ही नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी जला देना चाहते थे इंडिया के। खुद फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों जलाना चाहते थे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ गांधी को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, अनटचेबल्स के लिए गांधी के साथ लड़ने वाले और गांधी और अंबेडकर की क्या डिबेट थी वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ हम अंबेडकर के सारे वो थॉट्स को पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, अनटचेबल कौन थे और उनको अनटचेबल किसने बनाया, कैसे बनाया गया, वो भी सारा इस वीडियो में हम कंप्लीटली देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की जर्नी को। उनका ओरिजिनल नेम भीमराव सकपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 महाऊ मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। 14 अप्रैल को पैदा होने वाले कोइंसिडेंटली वो 14th ही चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। उनके पिता का नाम रामजी मलोजी सकपाल था जो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। उनके असेंस्टर भी ब्रिटिश आर्मी में काम करते हैं। अंबेडकर तब पैदा होते हैं जब ज्योतिराव जैसे लीडर सत्य शोधक मूवमेंट चला रहे होते हैं, अनटचेबल्स के लिए लड़ रहे होते हैं। लेकिन जिस लेवल पर अब अंबेडकर ने आके अनटचेबल्स के लिए काम करना वो पिछले लीडर नहीं कर पाए थे। डिस्क्रिमिनेशन अंबेडकर ने अपने लाइफ में बहुत सही है, खुद भी अनटचेबल्स हैं। जब भी वो स्कूल जाते थे तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी। स्कूल में उनको बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था और पीने के लिए उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता था। अगर पानी उन्हें दिया भी जाता था तो एक हाइट से ऊपर करके दिया जाता था ताकि उनका हाथ लगने से नल जो है मैला ना हो जाए, पानी मैला ना हो जाए। और ये काम स्कूल का पीएन करता था। अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी वो लिखते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर वीज़ा में वो लिखते हैं कि जब पीएन एब्सेंट होता था तो मैं सारा दिन प्यासा रहता था। नो पीएन नो वाटर, वो ये कहकर लिखते हैं। अंबेडकर सकपाल से अंबेडकर कैसे बने ये भी जानना ज़रूरी है। 1894 में उनके फादर रिटायर होते हैं, उनकी फैमिली सतारा में मूव कर जाती है। भाई बहन और अंबेडकर सभी हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए एग्ज़ाम देते हैं लेकिन क्वालिफाई सिर्फ अंबेडकर कर पाते हैं। अंबेडकर का ओरिजिनल नेम सकपाल था और उनके पिताजी ने अपने जो नेटिव विलेज है अम्बड़ावे, उसके पीछे अम्बड़वेकर नाम रख दिया उनका, ताकि स्कूल में अब जो नए स्कूल में एडमिशन होने वाली है वहाँ पर उनके सरनेम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। लेकिन बाद में उनके ब्राह्मण टीचर जिनका फुल नेम था कृष्ण केशव अंबेडकर, वो अपना सरनेम अंबेडकर को दे देते हैं और स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबेडकर लिखने लगते हैं। 1907 में वो अपना 10वीं का एग्ज़ाम पास करते हैं और इसके बाद वो एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अंबेडकर ऐसे पहले व्यक्ति बनते हैं अपने महार कास्ट में से जो यहाँ इस एजुकेशन लेवल पर पहुँच पाता है। 1912 को वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कंप्लीट करते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। इसके बाद वो अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाकर वो खुद को एनरोल कराते हैं। वहाँ पर अपने थीसिस का टाइटल रखते हैं एशियंट इंडियन कॉमर्स। और ये सारा पॉसिबल हो पाता है वो बाहर अब्रॉड में जाकर स्टडी कर पाते हैं सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की दी हुई स्कॉलरशिप की वजह से। वहाँ जाकर वो जो थीसिस लिखते हैं वो आज भी पढ़े जाते हैं। जैसे कि 1916 में अपना वो सेकंड थीसिस कंप्लीट करते हैं और लिखते हैं नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। वो एमए के लिए ये थीसिस लिखते हैं। इसके बाद वो एक और पेपर प्रेजेंट करते हैं जिसका वो टाइटल रखते हैं कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनाइसिस एंड डेवलपमेंट। 1916 में जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मूव कर जाते हैं। वो मूव करके इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में आकर वो एनरोल करते हैं सबसे पहले ग्रे इन बार में। ग्रे इन वो जगह है जहाँ पर लॉ की स्टडी की जाती है और यहाँ पर सावरकर ने भी स्टडी की थी जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा।
ग्रे इनमें एनरोल कराते हैं और इसके साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टोरल थीसिस के लिए यानी पीएचडी के लिए भी एनरोल करा लेते हैं। यहाँ पर वो अपने थीसिस का टाइटल रखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। इसके बाद इंग्लैंड से वो इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया वापस आने का रीज़न ये होता है, स्टडी उन्हें छोड़नी पड़ती है क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप जो बड़ौदा से मिली होती है उन्हें, वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ आकर वो मिलिट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं गायकवाड़ थर्ड को। वो कुछ ही चेर ये काम करते हैं और उसके बाद वो उसे छोड़ना पड़ता है। अपनी फैमिली को सर्वाइव रखने के लिए वो कई तरह के काम करते हैं। वो ट्यूटर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग बिजनेस भी एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन इन किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि कास्ट उनकी अनटचेबल हमेशा सामने आ जाती है और उनके साथ किसी भी बिजनेस में, किसी तरह के भी काम में डीलिंग करनी बंद कर दी जाती है। इससे बेहतर वो कहते हैं कि क्यों ना कॉलेज ही ज्वाइन किया जाए। वो प्रोफेसर बनते हैं सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स मुंबई में। पॉलिटिकल इकोनॉमी के वो प्रोफेसर बनते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट के साथ तो वो ठीक सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन प्रोफेसर वहाँ के उनके साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन वाला व्यवहार करते हैं। उनको पीने के लिए पानी नहीं देते, अपना ड्रिंकिंग जग शेयर नहीं करते हैं। इसलिए अंबेडकर अनटचेबल्स की सिचुएशन को अच्छी तरह से जानते थे। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी और जब उन्हें जुलाई 1918 में साउथ बोरो कमेटी में इनवाइट किया जाता है, ये कमेटी इसलिए संगठित की जाती है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया जा सके। यहाँ पर अंबेडकर प्रस्ताव रखते हैं कि अनटचेबल को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाने चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ताकि उनकी सिचुएशन को हम अपलिफ्ट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि अंबेडकर कई तरह के काम करते हैं। जैसे कि 1920 में वो मूक नायक मराठी वीकली निकालते हैं। मूक नायक का मतलब है लीडर ऑफ द साइलेंट, और ये वीकली जो है सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस की आवाज़ बनने के लिए निकाली गई थी। इसके बाद वो 1920 से 1923 अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए लंदन वापस चले जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी स्टडी को ख़त्म करके 1924 में जब इंडिया आते हैं तो बम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी काम कर रहे हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उन्होंने मूकनायक नहीं, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता जैसे वीकली पीरियोडिकल्स भी निकाले थे। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा को भी इस्टेब्लिश किया था। इसके साथ उन्होंने कई तरह के और संगठन भी इस्टेब्लिश किए, जैसे समाज सम्मत संघ, सम्मत सैनिक दल। 1927 में डिप्रेस्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी इमेंसिपेशन के लिए उन्होंने ऐसे संगठन तैयार किए। इन संगठनों के साथ उन्होंने पब्लिकली सत्याग्रह करने भी शुरू कर दिया। 1927 का ऐसा टाइम है जब वो अनटचेबल्स के लिए कई तरह के सत्याग्रह की मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। इसमें जहाँ पर अनटचेबल्स को पानी पीने की मनाही है, जहाँ एंट्री की मनाही है, टेम्पल्स में आने की, मंदिर में आने की मनाही है, वो सारी मूवमेंट रेस करते हैं उनके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट इसमें आती है महद सत्याग्रह की। 1927 में ये सत्याग्रह लीड करते हैं अंबेडकर। 14 टैंक में से जहाँ से अनटचेबल को पानी पीने से मना किया जाता था, वहाँ से अंबेडकर जाकर पानी पीते हैं अपने कई सारे फॉलोअर्स के साथ। आप राइट साइड पेंटिंग देख सकते हैं, शायद पेंटर ने इसीलिए कुत्ता पानी पीते हुए दिखाया है कि कुत्ता भी पानी पी सकता था उस नदी से, उस टैंक से, लेकिन एक इंसान अनटचेबल को पानी पीने नहीं दिया जा रहा था। इस तरह की सिचुएशन थी और अंबेडकर इसी चीज़ के लिए लीड कर रहे थे, इसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अंबेडकर को रेजिस्टेंस मिलती है। जब अंबेडकर चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये पानी मैला हो गया है, इसको किसी तरह से प्यूरीफाई करना पड़ेगा। तो किस तरीके से प्यूरीफाई किया जाता है? काऊ यूरिन, काऊ डंग, दूध, दही, मक्खन से इसको 108 पोर्ट्स लेकर इसमें फेंका जाता है और कई तरह के मंत्र रिसाइड किए जाते हैं। फिर माना जाता है कि ये अब अपर कास्ट हिंदूज़ के लिए पीने लायक पानी बना है, अदरवाइज़ ये पानी मैला हो गया था। और अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन पुरानी है, तब सत्याग्रह चल रहे थे, तब ज़माना पुराना है, आज इंडिया आज़ाद है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया है, अब तो पानी पीने की किसी को कहीं पर भी मनाही नहीं है, सब पब्लिक प्लेसेस ओपन है,
चाहे वो खुद दलित है, चाहे अनटचेबल है, तो आप गलत हैं। क्योंकि ये आप न्यूज़ देख सकते हैं 2019 की, दलित को आज भी पानी पीने से मना किया जाता है, जहाँ से अपर कास्ट के हिंदूज या कुछ लोग पानी पीते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी पानी पीने से मना किया जाता है। सेम वही सिचुएशन जो अंबेडकर की स्कूल में हो रही थी, वो आज भी कई छोटे बच्चों को, या 9 साल का बच्चा है जिसको हैंडपम्प से पानी नहीं पीने दिया गया था, जब ये कुएं से पानी पीने जाता है तो डूब जाता है वहाँ। इस तरह की सिचुएशन आज भी फेस करनी पड़ रही है। और इस तरह की सिचुएशन फेस ही क्यों करनी पड़ती है? जब लॉ बुक में सब कुछ लिख दिया गया है तो क्यों नहीं फॉलो किया जाता? क्योंकि लॉ बुक से पहले अंबेडकर मानते थे रिलीजियस टेक्स्ट बुक आती है, इसलिए वो मनुस्मृति जैसी बुक जो वो मानते थे कि उसमें अनटचेबिलिटी को सैंक्शन मिला है, एक रिलीजियस सैंक्शन मिला है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई कर रही है। वो लेट 1927 में कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिसंबर 1927 में अपने फॉलोअर्स के साथ मनुस्मृति की कॉपीज़ को बर्न करते हैं। 25 दिसंबर को जब ये मनुस्मृति की कॉपी को बर्न करते हैं, आज भी मनुस्मृति दहन दिवस अंबेडकर राइट्स और दलित की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ उन्होंने मंदिर में एंट्री को लेकर मूवमेंट, टेंपल एंट्री मूवमेंट, जैसे कालाराम टेंपल एंट्री मूवमेंट थी 1930 में, वो भी लीड की अपने 15,000 सत्याग्रही को साथ लेकर। अंबेडकर ये भी जानते थे कि सिर्फ सत्याग्रह करने से कुछ नहीं हो सकता, लीगल सैंक्शन भी ज़रूरी है, गवर्नमेंट भी एनफोर्स करे किसी तरीके से अनटचेबल की सिचुएशन को बदलने के लिए। इसलिए वो जो लंदन में टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तीनों की तीनों अटेंड करते हैं और उस टेबल कॉन्फ्रेंसेस में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखते हैं, जो 1932 में पूरी भी होती है। कम्युनल अवार्ड इंडिया में आता है, लेकिन गांधी इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। वो फास्ट एंड टू डेथ रख लेते हैं यरवादा जेल में। वो ये कहते हैं कि अनटचेबल्स को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए तो वो हमेशा के लिए हिंदू कम्युनिटी से एलियनेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जब तक गांधी अपने जिद पे बने रहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलता और फाइनली किसी तरह से बीच वाला रास्ता निकाला जाता है और पूना पैक्ट साइन किया जाता है 25 सितंबर को। इस पैक्ट के अकॉर्डिंगली अब उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्हें रिजर्व्ड सीट्स मिल जाएगी। रिजर्व्ड सीट्स बढ़ा दी जाएंगी। 71 सीट्स पहले एलोकेट की गई थी जब सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल अवार्ड में मिलने थे, और इसके बाद अब 148 सीट पर रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी। लेकिन पूना पैक्ट के साथ अंबेडकर खुश नहीं होते। अंबेडकर कहते हैं कि कम्युनल अवार्ड का मतलब ये था कि हिंदुओं की गुलामी से अनटचेबल्स को हमेशा लिए आज़ाद करा देना। लेकिन पूना पैक्ट डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि वो हिंदू डोमिनेशन के अंदर रहे, हिंदू गुलामी के अंदर ही रहे। लेकिन अंबेडकर मानते थे कि मैं ऐसी गुलामी में नहीं जीना चाहता हूँ। पूना पैक्ट जब साइन हो गया, उन्हें कोई भी होप नहीं बची। उन्हें समझ आ गया कि हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, एक ही तरीका है कि इस धर्म को ही छोड़ दिया जाए। तो नासिक कॉन्फ्रेंस में 1935 में वो अपने फॉलोअर्स के साथ पब्लिकली ये डिक्लेयर कर देते हैं कि आई वुड नॉट डाई ए हिंदू। इसी के बाद वो और तरह के अल्टरनेटिव विकल्प देखने लगते हैं कि अगर मैं हिंदू नहीं तो कौन से धर्म में कन्वर्ट हो सकता हूँ। वो दूसरे धर्मों की स्टडी भी करने लगते हैं और वो ये भी मानते थे कि सिर्फ कन्वर्जन ही इसका कोई सल्यूशन नहीं है, इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को भी हमें देखना पड़ेगा, संवैधानिक तौर तरीकों से भी अनटचेबल्स को किसी तरह से अपलिफ्ट करना। और इसी के चलते हुए वो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। अपनी पहली पार्टी वो 1936 में, जिसका नाम रखते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो इंग्लैंड की लेबर पार्टी से इंस्पायर थी। और इस पार्टी ने 1937 में बॉम्बे में इलेक्शन लड़े, जिसमें से वो 13 रिजर्व सीट में से 11 सीट्स जीतती है और 4 जनरल सीट में से 3 सीट जीतती है। इसका मतलब एक बड़ी जीत इस पार्टी को मिली थी। बाद में अंबेडकर ये रियलाइज़ करते हैं कि कुछ ऐसी रिजर्व सीट हैं जिस पे कांग्रेस के कैंडिडेट भी जीत जाते हैं, तो इसका मतलब उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में कमी है। और वो अपनी पार्टी एक और नई पार्टी बनाती है जिसका नाम रखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में, जिसका पर्पस होता है कि सारे अनटचेबल्स को ऑल ओवर इंडिया से यूनाइट करना। इस पार्टी को भी कुछ टाइम के लिए सक्सेस मिलती है, लेकिन 1956 में वो एक और पार्टी डिक्लेयर करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी। वो जस्ट अपनी डेथ से 2 महीने पहले ही इस पार्टी को अनाउंस करते हैं। हालांकि ये पार्टी बाद में उनके फॉलोअर्स इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 वो मुख्य रूप से कौन सी पार्टी थी जो अंबेडकर ने फाउंड की थी। 1942 में उन्हें मौका मिलता है कि वो वाइसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल में काम करते हैं एज ए लेबर मेंबर,
और ये 1946 तक वो करते हैं। इस पोजीशन का वो फ़ायदा उठाते हुए महार बटालियन क्रिएट करते हैं एससीज कम्युनिटी के लिए इंडियन आर्मी में। आज भी महार रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी में काम करती है। और अनटचेबल बॉयज़ के लिए वो किसी तरह से स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट से इश्यूज़ कराते हैं। 1942 से 1946 का जो टाइम पीरियड है, इसमें वो कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स को भी जो है चुनौती देते हैं। जब 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद होता है तो तब कांग्रेस गवर्नमेंट अंबेडकर को फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाती है इंडिया का। उनको इनवाइट करती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाती है, जिसमें उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है ताकि वो नए भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिख सकें। 1947 में जो अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करके देते हैं और जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है 1950 को, उसमें बहुत फ़र्क होता है। इसलिए अंबेडकर राज्यसभा में, जब बाद में वो राज्यसभा के मेंबर भी बनते हैं, और वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं जला देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि चाहे मुझे ही इसका क्रिएटर कहा जाता है, मुझे ही इसका फादर कहा जाता है, लेकिन आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। क्यों? अगर माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिले, टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट नहीं की गई, माइनॉरिटीज़ को राइट ज़्यादा नहीं दिए गए इंडिया में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जला देना ही बेहतर होगा, ऐसे अंबेडकर मानते थे। 1950s के टाइम पर वो बुद्धिज़्म की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पर जहाँ जहाँ भी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स की मीटिंग हो रही है वहाँ अटेंड कर रहे हैं। इसके साथ 1955 में वो भारतीय बुद्धा महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करते हैं और 1956 में अपना लास्ट काम द बुद्धा एंड हिज धामा कंप्लीट करके जाते हैं। ये उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश होता है। तो अब बारी आती है जो अंबेडकर ने 1937 में एक वादा किया था कि आई वुड नॉट डाई एज हिंदू। वो 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में, यानी पूरे 20 साल बाद, खुद को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करा लेते हैं। अपने साथ वो 3,80,000 फॉलोअर को भी कन्वर्ट कराते हैं। कुछ ही 15-20 दिन के बाद 3 लाख और फॉलोअर्स को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करा देते हैं। इतनी बड़ी अंबेडकर की रीच थी और जितने भी उनके फॉलोअर्स थे वो बड़े लेवल पर बुद्धिज़्म में वो कन्वर्ट होने लगते हैं। ये एक्ट वो करते हैं जस्ट अपनी डेथ के 2 महीने पहले। 1956 दिसंबर में उनकी डेथ हो जाती है दिल्ली में और अपना वादा वो पूरा करके जाते हैं। अब हम समझेंगे अंबेडकर के थॉट्स को, सिंप्लीफाई करेंगे। हालांकि वो स्कॉलरली लिखते थे और उनके थॉट्स को सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे। अंबेडकर के थॉट्स का हमें पता चलता है उनके किए हुए वर्क से, और उनके सारे जो भी काम किए थे, जो भी टेक्स्ट उन्होंने लिखे हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पे दे दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको फ्यूचर में ये काम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। अंबेडकर के क्या व्यूज़ थे? कास्ट सिस्टम को वो अच्छी तरह से समझते थे और कास्ट सिस्टम उनकी अंडरस्टैंडिंग का, उनके थॉट का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने खुद भी डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया। जैसे हमने देखा कि बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन को अपनी लाइफ में उन्होंने फेस किया। इसलिए कास्ट सिस्टम पर वो 2 तरह की अजम्पशन लगते हैं। सबसे पहले तो वो ये मानते हैं कि अनटचेबल को प्रमोट करना चाहिए, यानी अनटचेबल को अपलिफ्ट करना चाहिए विद इन द हिंदू सोसाइटी। एक पोजीशन उनकी लाइफ में ये रहती है। और दूसरी अजम्पशन उनकी ये रहती है कि अनटचेबल को हिंदू सोसाइटी से सेपरेट करके उन्हें प्रमोट किया जा सकता है। सेपरेट करने का यहाँ पर मतलब है सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू, या सेपरेट दलित पार्टी इस्टेब्लिश करके, जहाँ फिर उन्हें हिंदुइज़म के अलावा दूसरे धर्म में कन्वर्ट कराकर, जहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। कास्ट का ओरिजिन कैसे होता है, अंबेडकर इसका भी एनालिसिस करते हैं। अंबेडकर ये एनालिसिस देते हैं अपने फर्स्ट थीसिस जो उन्होंने कास्ट पे लिखा था, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जो 1917 में पब्लिश होता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि सबसे पहले कास्ट नहीं थी, क्लासेस थी। हिंदू सोसाइटी में क्लासेस थी, 4 क्लासेस थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनके रिस्पेक्टिव काम आपको पता है। इसके बाद अंबेडकर कहते हैं कि इन क्लासेस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लास में मूव कर सकता है, प्रोवाइडेड ये शर्त ये है कि उस क्लास की उसमें क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए और वो उस क्लास में मूव कर सकता है। अंबेडकर ये कहते हैं कि ये एक नेचुरल वे से क्रिएट हुई थी क्लासेस,
ये डिवीज़न ऑफ लेबर जो थी वो नेचुरल क्रिएशन थी, अपने आप होगी, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी थी, यहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते थे, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स थी, उनको पूरा करने के लिए अलग अलग लेबर का काम करना पड़ता था, अलग अलग स्किल जो थे लोगों को एक्वायर करने पड़ते थे। इसकी वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर जो है सोसाइटी में होगी। लेकिन अम्बेडकर कहते हैं कि क्लासेस हमेशा ओपन नहीं रहती है, क्लासेस का डोर जो है वो क्लोज भी होता है, और जब क्लासेस का डोर क्लोज होता है तो वो कास्ट बन जाती है। डोर क्लोज होने का मतलब ये है कि अब वो अपनी क्लास को चेंज नहीं कर सकते, चाहे कौन से भी स्किल वो एक्वायर कर ले किसी भी क्लास के, जिस क्लास में वो पैदा हो गए हैं उसी पर ही उन्हें रहना पड़ेगा। तो ये क्लोज्ड कब होती है और उसे क्लोज करता कौन है? अम्बेडकर कहते हैं इसकी बिगिनिंग की थी प्रीस्टली क्लास ने, ब्राह्मण कम्युनिटी ने इसकी शुरुआत की। ब्राह्मण कम्युनिटी ने अपने आप को दूसरी क्लासेस से डिटैच कर लिया और दूसरी क्लासेस के लिए अपने डोर बंद कर दिए। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दूसरी क्लास का व्यक्ति अब प्रीस्टली क्लास में नहीं आ सकता, यानी वो ब्राह्मण जैसे वर्क परफॉर्म करता है, पूजा पाठ, अब वो नहीं कर सकता। तो इसके कई सारे रीज़न रहे होंगे कि उन्होंने अपने आप को खुद को डिटैच क्यों किया, ब्राह्मण कम्युनिटी ने अपनी क्लास को क्लोज क्यों किया। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये भी रहा होगा कि वो सुपीरियॉरिटी को, अपनी डोमिनेंस को जो है सोसाइटी में कायम रखना चाहते थे। जो स्टेटस और पावर की थ्योरी हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हुए अपनी क्लास को उन्होंने डिटैच कर लिया दूसरे से, ताकि हायरार्की में वो सुपीरियर ले सके और किसी तरह से उनके बेनिफिट्स जो हैं वो प्राप्त कर सके। अम्बेडकर इसके साथ कहते हैं कि क्लास जो है, कास्ट जब बनी, और इसको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया तो वो एंडोगैमी ने दिया, यानी अपनी ही कास्ट के व्यक्ति के साथ शादी की जाएगी। जब ये कंसेप्ट कास्ट सिस्टम में लागू किया गया तो इसने कास्ट को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया, यानी कास्ट सिस्टम और भी ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया। इसके साथ अम्बेडकर ये रिजेक्ट करते हैं कि कास्ट की जो ओरिजिन की थ्योरी ऋग्वेद में पुरुष शुक्त में दी है वो गलत है। अम्बेडकर उसको रिजेक्ट करते हैं। अम्बेडकर रिजेक्ट करते हैं कि इस थ्योरी में कहा गया है कि विराट पुरुष, डिवाइन मैन जो है, उसके वेरियस बॉडी पार्ट से अलग अलग कास्ट ने जन्म लिया है। मुख्य से ब्राह्मण पैदा हुआ है, ठीक है, और आर्म्स से वॉरियर पैदा हुए, क्षत्रिय क्लास, थाई से आर्टिजन यानी वेश्यास क्लास पैदा हुई है, और पैरों से सर्वेंट क्लास यानी शूद्र पैदा हुए हैं। अम्बेडकर इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, कहते कोई भी सोसाइटी में हमें ऐसी ग्रेडेशन नहीं मिलती, ऐसी हायरार्की नहीं मिलती कि अपर पार्ट की बॉडी से कोई अगर चीज़ बनी है, कोई कास्ट पैदा हुई है तो वो सुपीरियर होगी, और कोई निचले पार्ट बॉडी से यानी पैरों से अगर कोई कास्ट पैदा हुई है तो वो इन्फीरियर होगी। ऐसी ग्रेडेशन ही अपने आप में इलॉजिकल है। तो किस तरह से हम इस थ्योरी में जो है, किस रैशनैलिटी के आधार पे हम मानेंगे? अम्बेडकर ये मानते थे। अम्बेडकर ने इसके बाद ये भी समझाया कि अनटचेबल फिर कहाँ से आते हैं। अनटचेबल जो कास्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है उन्हें आउट कास्ट कहा जाता है, उन्हें कास्ट सिस्टम में कभी इंक्लूड नहीं किया गया। तो अनटचेबल्स फिर बने कहाँ से, ये आए कहाँ से? हमने अब कास्ट सिस्टम का ओरिजिन समझा, अब हम समझते हैं अनटचेबल्स कहाँ से आए। तो अपनी बुक में द अनटचेबल्स हु वर दे, वाई दे बिकेम अनटचेबल्स 1948 में वो पब्लिश करते हैं, और इसी में वो आइडिया देते हैं ब्रोकन मैन का। ब्रोकन मैन वो लोग हैं जो ट्राइबल वार्स में हार जाते हैं। ट्राइबल वार्स में जब हार जाते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में ट्रैवल करते हैं, और वो बुद्धिज़्म से इंस्पायर होते हैं और बुद्धिज़्म के फॉलोअर बन जाते हैं। और इनको बुद्धिज़्म में जो इक्वालिटी का, डिग्निटी का आइडिया मिलता है वो बहुत पसंद आता है। वार्स में हारे हुए, ट्राइबल वार्स में हारे हुए लिए लोग बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बुद्धिज़्म के फॉलोअर बन जाते हैं। इनमें डिग्निटी आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आती है जो उन्हें वो नहीं मिल रही थी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन इसके साथ ही उनकी ब्राह्मण्स के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज़्म दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए दिखाई देते हैं। बुद्धिज़्म की जो मूवमेंट थी वो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट ही एक मूवमेंट थी। इसलिए ये ब्रोकन मैन जब बुद्धिज़्म के फॉलोअर बने तब उन्होंने ब्राह्मणिज़्म के साथ भी दुश्मनी मोल ले ली। वो ना ही ब्राह्मण को अपना प्रीस्ट मानते थे, उसे किसी तरह का प्रीस्टली कार्य भी नहीं देते थे पूजा पाठ का, और ना ही उन्हें अपने क्वार्टर्स में जहाँ पर रहते थे वहाँ पर आने देते थे। तो ब्राह्मण्स ने उन्हें अनटचेबल्स करार कर दिया, उन पे अनटचेबिलिटी का टैग जो है मर दिया। क्यों? क्योंकि अनटचेबल्स हमेशा ही ब्राह्मणिज़्म के अगेंस्ट रहे हैं, और ब्रोकन मैन जो है जिसे अनटचेबल का टैग दिया गया
उनको ये अनटचेबिलिटी का टैग इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें लगा कि ये बुद्धिज़्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये ब्राह्मणिज़्म के अगेंस्ट रहेंगे, ना हमें ये कोई प्रीस्टली कार्य करने देते हैं अपना, ना हमें अपने क्वार्टर्स में आने देते हैं। तो ये अनटचेबल्स लोग हैं, ना ये कास्ट सिस्टम का कभी पार्ट बन पाएंगे, और पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी ही इनको रिजेक्ट करती है। और ब्राह्मण की पोजीशन इस लेवल पर थी उस टाइम पर भी, खासकर क्योंकि वो वेदों का ज्ञान रखते हैं, ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं, धर्म का ज्ञान रखते हैं, लोग उनको सुनते हैं क्योंकि वही है एक जो देवताओं के साथ डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करते थे लोगों का। सो जब उन्होंने एक कम्युनिटी को अनटचेबल करार कर दिया, बाकी कास्ट ने, बाकी लोगों ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। अनटचेबल और ब्राह्मण में गैप बढ़ता है, और इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि उनके फूड हैबिट्स भी सेम नहीं हैं। अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मण्स काऊ को सैक्रेड एनिमल मानते हैं, गायों को पूजते हैं, लेकिन ब्रोकन मैन जो है वो खाते हैं, वो बीफ खाते हैं। तो इसकी वजह से भी वो कभी उस कास्ट सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं हो पाए जो ब्राह्मण ने इस्टेब्लिश किया था, और इसी तरह उन पे अनटचेबिलिटी का टैग मारा जाता है। अगर वो ब्राह्मण के खाने के पास भी आते हैं, अगर उसका पानी भी पीते हैं, तो वो माना जाएगा पानी और खाना मलिन हो गया है, उसको दोबारा से प्यूरिफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ अनटचेबिलिटी के साथ ये वाली प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व कर दी, और इनको रिलीजियस सैंक्शन भी ब्राह्मण कम्युनिटी से मिल गया, और सारे लोगों ने वो माना भी, अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझते हुए। इसके बाद अंबेडकर ये भी समझाते हैं, ये भी चिंतन करते हैं कि कास्ट सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और ये वो बात बताते हैं अनाइलेशन ऑफ कास्ट में। इस बुक को क्रिस्टोफर जेफरलोन ने बेस्ट बुक कहा है, अब तक की बेस्ट वर्क कहा है कास्ट पर अगर किसी ने किया है, और अंबेडकर का भी अपने आप में ये बेस्ट वर्क है। लेकिन ये डायरेक्टली कोई बुक पब्लिश नहीं हुई थी। अंबेडकर ने ये स्पीच लिखी थी जात पात तोड़क मंडल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो लाहौर में होने वाली थी 1936 में। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़र जो थे, उन्होंने अंबेडकर की इस स्पीच को, उस कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने स्पीच पढ़ी तो उन्हें वो अनबेयरेबल लगी। उन्हें लगा कि ये स्पीच कोई सुन ही नहीं सकता, इसमें बहुत सारे पोलेमिक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इसलिए उन्होंने उनकी कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया। लेकिन बाद में अंबेडकर ने इस स्पीच को पब्लिश किया बुक के रूप में। अंबेडकर इसमें लिखते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर पर जो कास्ट सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जो जस्टिफिकेशन दी जाती है, वो एक फॉल्स नोशन है, क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर से कभी भी इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं आती, इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। हर एक कास्ट आज मिक्स रेस बन चुकी है, यानी कोई भी ऐसी कास्ट नहीं है जो अपने आप में प्योर है, और कोई ऐसी कास्ट है जो अपने आप में इम्प्योर है। क्योंकि अंबेडकर कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्योरिटी का जो आइडिया है वो एक रिडिक्यूल आइडिया है, ऐसा आइडिया जो इलॉजिकल है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्योरिटी दुनिया में किसी भी रेस की नहीं रही है, सारी रेस दुनिया में मिक्स ब्लड बन चुकी है। अंबेडकर कहते हैं कास्ट सिस्टम हिंदू रिलीजन के लिए एक धब्बा बन चुका हुआ है। और अंबेडकर कास्ट सिस्टम क्यों धब्बा बन चुका हुआ है, उसके लिए वो लिखते हैं कि कास्ट ने पब्लिक स्पिरिट को ख़त्म कर दिया है, पब्लिक चैरिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लोग एक दूसरे के लिए सद्भावना ही नहीं रखते, लोग एक दूसरे की मदद ही नहीं करना चाहते, पब्लिक ओपिनियन ही इम्पॉसिबल बन चुकी है। लोग एक दूसरे के प्रति कोई आवाज़ ही नहीं उठा सकते, कोई भी कास्ट वाला ऑफेंड हो जाता है अगर उसके कास्ट के अगेंस्ट कुछ बोला जाए। इसलिए वो कहते हैं कि हिंदू की पब्लिक लाइफ ही कास्ट बन गई है, यानी पैदा होते ही उसे जो प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स मिलते हैं उस कास्ट में, वो उसी को डिफेंड करना चाहता है, उसकी अपने कास्ट के प्रति ही जिम्मेवारी बन गई है। इसलिए कास्ट में ही गुण जो है, वर्च्यू जो है, वो कास्ट रिडन हो चुकी है। यानी आदमी का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसमें कैसी क्वालिटीज़, वो नहीं देखी जाती, उसकी कास्ट कौन सी है, इस आधार पर, इस पैरामीटर पर जज किया जाता है उस आदमी को। और मोरालिटी कास्ट बाउंड हो चुकी है, नैतिकता का कोई मूल्य नहीं रहा। नैतिकता वही है जो आपकी कास्ट में कर्तव्य बताया गया है, सिर्फ वही नैतिकता है। और किसी तरह की भी हमदर्दी नहीं रही है, सिंपैथी नहीं रही है उस आदमी के लिए जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, डिज़र्विंग आदमी है, जिसने मेहनत की है। लेकिन अगर वो नीची जात वाला है तो उसको नीचा ही देखा जाएगा, उसको रिस्पेक्टफुली नज़रों से नहीं देखा जाता। इसलिए वो कहते हैं कि मेरिटोरियस की, मेहनत करने वाले की कोई एप्रिशिएशन नहीं रही है इस कास्ट सिस्टम की वजह से। इसलिए वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। और इसके साथ इसीलिए वो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम
इज़ ए ब्लॉट ऑन द हिंदू सोसाइटी। हिंदू धर्म के लिए ये एक धब्बा बन चुका है। और वो कहते हैं कि जो बाकी लीडर्स या बाकी लोग कहते हैं कि इंटर डाइनिंग कर लीजिए, कास्ट ख़त्म हो जाएगी, जब सब कास्ट को ख़त्म कर देंगे तो कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे कास्ट सिस्टम ख़त्म कभी नहीं हो सकता। कास्ट सिस्टम को अगर ख़त्म करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंटर मैरिजेस यानी एक्सोगैमी। एंडोगैमी ने ही कास्ट सिस्टम को कंसोलिडेट किया है, अब एक्सोगैमी यानी इंटर मैरिजेस ही इसको तोड़ सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको विद इन कास्ट मैरिज नहीं करानी है, आप अपने कास्ट से, अपनी जात के बाहर के व्यक्ति के साथ भी शादी करा सकते हैं। और इंटर मैरिजेस अंबेडकर जानते थे प्रैक्टिकली इतना भी पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम भी अगर न्यूज़पेपर उठाएं तो कास्ट सबसे पहले लिखी जाती है जब मैट्रिमोनियल, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड लिखा जाता है। आपकी भी जब शादी होगी देख लेना, कास्ट पूछे बिना शादी आपकी नहीं होने वाली है। अगर कास्ट बिना पूछे शादी हो जाती है तो बढ़िया है, सोसाइटी काफ़ी प्रोग्रेस कर गई है। लेकिन अगर आप कास्ट बताकर शादी कर रहे हो या शादी करने से पहले कास्ट पूछते हो आज भी, तो समझ लेना अंबेडकर की लेगेसी को आपने लात मार दी है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि अंबेडकर ने खुद भी इंटर मैरिजेस की थी। सेकंड मैरिज उन्होंने ब्राह्मण लड़की के साथ की थी। उन्होंने खुद भी इंटर मैरिज का अगर आइडिया दिया है उसको प्रैक्टिकली फॉलो भी किया था। इसी के साथ अंबेडकर ये भी बताते हैं कि इंटर मैरिजेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इंटर मैरिजेस का आइडिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लोग जब दूसरी कास्ट वाले व्यक्ति के साथ शादी कराना शुरू करेंगे तो इसकी वजह से वो उनमें प्यार बढ़ेगा, उनमें रिश्तेदारी बढ़ेगी, एक तरह से दूसरे व्यक्ति को अपना मानने की भावना बढ़ेगी, जो इंटर डाइनिंग से नहीं हो सकता, सिर्फ इंटर मैरिजेस से हो सकता है। तो अंबेडकर इसी के साथ कहते हैं कि अगर कास्ट को अबॉलिश करना है, इंटर मैरिजेस के साथ साथ वो सारे रिलीजियस नोशन जो कास्ट सिस्टम को वैलिड ठहराते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना होगा। शास्त्रास की अथॉरिटी को, वेदास की अथॉरिटी को, जो कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई करती है और कास्ट सिस्टम को एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को जस्टिफाई करती है, उनको हमें किसी तरह से डिसएसोसिएट करना होगा सोसाइटी से। उनकी अथॉरिटी को किसी तरह से हमें ख़त्म करना होगा। वो किस तरह से करना है, इसका क्या मतलब था, इसकी क्लैरिटी मैं आगे जाकर आपको बताने वाला हूँ। अंबेडकर इसके साथ कहते हैं कि लेकिन ये टास्क करेगा कौन? कौन इतना बड़ा टास्क कर सकता है कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए? ब्राह्मण तो ऑफ कोर्स कहते हैं वो टास्क नहीं करेंगे ये वाला, क्योंकि ब्राह्मण एक प्रिविलेज पोजीशन पर है सोसाइटी में। पैदा होते ही उन्हें एक प्रिविलेज पोजीशन मिलती है, एक स्टेटस मिलता है सोसाइटी में, तो वो क्यों ख़त्म करना चाहेंगे? इसी के साथ दूसरी कास्ट वाले भी रेजिस्ट करेंगे, जिनको पैदा होते ही इस हायरार्की में ऊपर वाली पोजीशन मिलती है, तो वो भी इस प्रिविलेज पोजीशन को एंजॉय करते हैं बाय बर्थ, तो वो क्यों ख़त्म करना चाहेंगे इस पोजीशन को? तो इसलिए कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना इतनी आसान बात नहीं है। और यहाँ पर अंबेडकर ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट को डिसएसोसिएट करना या उनकी अथॉरिटी को इनवैलिड करार करने का मतलब यहाँ पर ये है कि सिर्फ उन रिलीजियस रेगुलेशन को ख़त्म किया जाए जो कास्ट सिस्टम को एक्सप्लॉयटेटिव बनाती है, जो कास्ट सिस्टम में शोषण करना यानी एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है व्यक्ति का, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जो रिलीजियस टेक्स्ट में हमें इंटेलेक्चुअल नॉर्म्स मिलते हैं, प्रिंसिपल्स मिलते हैं, जिसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी, सद्भावना रखनी, सिंपैथी रखनी, दूसरे की मदद करनी, ऐसे इंटेलेक्चुअल नॉर्म्स को हमें साथ लेकर चलना होगा। उसको हमें डिस्ट्रॉय करने की बिल्कुल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑर्डर जो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी इस्टेब्लिश करती है, एक ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट जो इगैलिटेरियन ऑर्डर इस्टेब्लिश करता है, उनको हम साथ लेकर चलेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं गांधी और अंबेडकर की डिबेट को लेकर। गांधी और अंबेडकर की डिबेट ज़्यादा अनटचेबल्स की पोजीशन को लेकर थी, इसलिए मैंने डिबेट को उसी चीज़ पर फोकस किया है और आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी है इस डिबेट को। गांधी और अंबेडकर की डिबेट में गांधी अनटचेबल्स के लिए पोजीशन मानते थे कि सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए अगर उनकी पोजीशन को अपलिफ्ट करना है, लेकिन अंबेडकर कहते थे सोशल रिफॉर्म्स काफ़ी नहीं है, उनके साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स भी मिलने चाहिए। गांधी कहते थे कि अनटचेबिलिटी को रिमूव किया जा सकता है बिना हिंदू रिलीजन को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, लेकिन अंबेडकर मानते हैं कि अनटचेबिलिटी को रिलीजियन सैंक्शन मिला हुआ है, इसलिए हिंदू रिलीजन को डिनाउंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अनटचेबल्स को फ्री करना चाहते हैं या अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। गांधी कहते हैं लोग पढ़ लिख जाएंगे, सेल्फ एनलाइटन हो जाएंगे,
ठीक है, वो दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करनी छोड़ देंगे। लेकिन अम्बेडकर मानते हैं कि पढ़ाई, सेल्फ एनलाइटनमेंट उनके लिए काफ़ी नहीं है। लोग अपनी कास्ट के साथ पढ़ लिखने के बावजूद भी वफादार रहेंगे। गांधी कहते थे अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नेसेसरी नहीं है, ये हिंदुइज़्म से उन्हें एलियनेट कर देगा, हमेशा के लिए सेपरेट कर देगा। लेकिन अम्बेडकर मानते थे सेपरेट इलेक्टोरेट अनटचेबल्स के लिए एक ऐसा राजनीतिक बल बनेगा, एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स बनेगी जो उनकी पोजीशन को एलिवेट करेगा। गांधी कहते थे कि अनटचेबल्स के लिए हमें सेपरेट विलेज नहीं चाहिए, विलेज एक कॉमन होने चाहिए सब लोगों के लिए। लेकिन अम्बेडकर कहते थे अनटचेबल्स को अगर सेपरेट विलेज दिए जाएंगे तो वहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस कर सकेंगे, वो अपने लोगों के साथ रह सकेंगे और भी कनेक्टेड फील कर सकेंगे। गांधी कहते थे कि सत्याग्रह की टैक्टिक्स जो 1927 में अम्बेडकर ने शुरू की थी वो गलत है, वो अपने लोगों पर ही सत्याग्रह की टैक्टिक्स नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अम्बेडकर कहते थे कास्ट बॉन्ड को तोड़ने के लिए सत्याग्रह की टैक्टिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी पर भी इस्तेमाल की जाए। गांधी का लक्ष्य कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना नहीं था और अम्बेडकर का लक्ष्य ही सिर्फ कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना था। सो गांधी कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट नहीं करना चाहते थे, उसमें रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते थे। जो इविल्स है सिर्फ वही ख़त्म करना चाहते थे। अम्बेडकर सिर्फ इविल्स को नहीं, पूरा कास्ट सिस्टम या कास्ट सिस्टम के स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहते थे। इसके साथ अम्बेडकर जाते जाते अनटचेबल्स को कौन से प्रिंसिपल या रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए या अनटचेबल्स के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो भी पॉइंट्स कुछ देकर जाते हैं। अम्बेडकर कहते हैं जो ट्रेडिशनल जॉब अनटचेबिलिटी के साथ जोड़ी जाती है, जैसे मरे हुए जानवर को गांव से बाहर निकालने का काम जो अनटचेबल्स करते थे उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर बीफ खाना अनटचेबिलिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है तो उन्हें वो भी छोड़ देना चाहिए। एजुकेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ उन्हें खाना खिलाना या फिर उन्हें पहनने के लिए कपड़े देना इनफ नहीं है, उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अम्बेडकर मानते थे कि एजुकेशन उनकी इन्फीरियर कम्प्लेक्स को ख़त्म करेगी, उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ेगी। अनटचेबल्स जो है वो अनटचेबल्स के द्वारा ही रिप्रेजेंट करने चाहिए। गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हमें क्रिएट करना होगा इंडिया में जो लोगों का वेलफेयर कर सके, अनटचेबल्स का वेलफेयर कर सके। और इसी की वजह से आज हमारे पास रिजर्वेशन का कंसेप्ट आता है, कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट आता है। और रिजर्वेशन की वजह से अम्बेडकर मानते थे कि उनकी सिचुएशन में बदलाव आएगा, उन्हें अपलिफ्टमेंट मिलेगी और वो सोसाइटी में एक सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़िंदगी जी सकेंगे। अम्बेडकर लास्ट पॉइंट ये भी करते हैं कि हर तरह के जात को, हर तरह की कास्ट को ख़त्म करना चाहिए। और जो फंक्शन ब्राह्मण परफॉर्म करते हैं वो कोई भी ट्रेंड पर्सन कर सकता है। स्टेट की सुपरविज़न के अंडर उस आदमी को वो फंक्शन परफॉर्म करने दिए जाने चाहिए ताकि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को किसी तरह से सोसाइटी में ख़त्म किया जा सके। इसी के साथ अलविदा कहने का टाइम आता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और उन लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने अम्बेडकर पर काफ़ी स्कॉलरली टेक्स्ट लिखा है, जिसको पढ़कर ये वीडियो तैयार की गई है। कौन से सोर्सेस यूज़ किए गए हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थैंक यू।